रात वहां पे गुजरी फिर जो हुआ वो तो आपके सामने, तो जरा उससे तबीयत खराब हो गई थी। परवेज भाई, ये ट्वीट मैंने 15 नवंबर को किया था कि जी एहतजाज या तो पोस्टपोन करेंगे, और पोस्टपोन नहीं करेंगे तो फिर शदीद नाकामी से दो चार होगा। उसके पस पर्दा बहुत से अवामिल हैं। एक तो ये कि चलो अगर उनकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को तो सब कुछ पता है। उनको तो ये भी पता है कि पार्टी के अंदर कौन कौन हमारे लिए पार्टी की खबरें लाता है। उनको उनके करप्शन का भी पता है, बैड गवर्नेंस का भी पता है, उनकी तमाम कमजोरियों का, उनका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी अच्छी तरह जानते हैं। और जिन जिन लोगों ने उसको उस जमात को बनाया था, तो जाहिर है वही तो उसके मैमार भी है माजी में उन्होंने। तो एक तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे, यानी अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, ये लोग जो थे ये चाहते थे कि किसी तौर भी एहतजाज न हो। यानी ये सुटेबल वक्त उसको नहीं मानते थे कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। हम मुश्किलात का भी शिकार हैं, अदालतों में केसेस भी है। लेकिन इस एहतजाज की सबसे बड़ी हामी जो थी वो बुशरा बेगम थी। अच्छा जी। और ये एहतजाज डिसाइड भी इन्होंने किया था, ये इमरान खान ने नहीं किया था। ये इमरान खान से ये फाइनल कॉल जो है वो बुशरा बीबी की तरफ से थी। ये बिल्कुल बुशरा बीबी की तरफ से थी। इसमें इमरान खान का कोई अमल दखल नहीं था। इमरान खान से सिर्फ अलीमा खान के जरिए ऐलान करवाया गया। अब उसके बहुत सारे मामलात सामने आने लगे हैं। यानी बुशरा बीबी ने अपनी पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी करवाई। वो जीप से भी आई बाहर, उन्होंने हाथ भी लहराने शुरू किए, उन्होंने खिताब भी करने शुरू किए। और हम समझते रहे कि उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग जो है वो बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। जी। लेकिन जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर ये मामलात उनके काबू में नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि ये मामलात न बुशरा बीबी के हाथ में रहे और न अली अमीन गंडापुर के हाथ में रहे। और अगर आप कहें तो मैं उस पर भी बात करूं। जी प्लीज। देखिए, इस एहतजाज को मैंने बहुत करीब से कवर किया है। मेरा अपना भी ताल्लुक पुख्तनख्वा से, मैं वहां के डायनेमिक्स, तारीख और सियासत का तालिब इल्म हूँ, थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। इस एहतजाज में पॉलिटिकल वर्कर्स न होने के बराबर थे। उनकी तादाद बहुत ही कम थी। इस एहतजाज में या तो दिहाड़ीदार मजदूर थे, या कबाड़ इकट्ठा करने वाले, या अफगान रिफ्यूजीज, यानी इस तरह के लोग जो जो बहुत निचली सतह के जहन रखते हैं। उनका कोई कैलिबर नहीं होता, सियासी शऊर नहीं होता, सियासी तरबियत नहीं होती, वही लोग थे। और ये लोग, उनको ये तक पता नहीं था कि हम किस लिए आए हैं। यानी कल रात को शाम के बाद कुछ सहाफी मेरे साथ थे, तो हमने उनसे पूछा कि आप किस लिए आए, तो कहते कि खान को छुड़वाने आए हैं। तो हमने पूछा कि खान को किसने गिरफ्तार किया है, तो एक ने कहा कि इधर कोई एसएचओ है, उसने उसको गिरफ्तार कर लिया है। यानी इससे आप उनकी जहनी लेवल का अंदाजा लगा ले। ये जो 25,000 या 30,000 लोग थे। दूसरी बात यह है कि अगर 25-30 हजार का जुलूस बुशरा बेगम या गंडापुर लेकर आए हैं तो इसमें अनहोनी की कोई बात नहीं। आप आज मौलाना फजल रहमान को बता दें कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो इससे दुगनी जुलूस लेकर आएगा। उनका जहनी लेवल भी इनकी निस्बत बेहतर होगा। एमल वली पूरे पुख्तनख्वा में हार चुका है बुरी तरह, लेकिन आज भी उनका वर्कर और उनका पार्टी स्ट्रक्चर और तंजीम मुकम्मल तौर पर कायम है। और आप उनको हुक्म करें तो चतराल से डेरा इस्माइल खान तक उनका एक एक कारकुन लोगों के दरवाजे खटखटाएगा और सब कारकुनों को निकाल कर लाखों का मजमा लगा सकता है। ये हारा हुआ एमल वली।
تو وہاں کے ڈائنامکس الگ ہیں. لوگوں پہ پتہ نہیں کیوں دباؤ آیا کہ اور کسی نے شادیانے بجانے شروع کیے کہ یہ تو بہت بڑا جلوس ہے. تو بھائی ایسی بات نہیں ہے. وہاں پر اس سے بڑے بڑے جلوس لائے جا سکتے ہیں, اور اس جلوس میں تو شامل شرکاء کی تعداد جو تھی وہ تو کم از کم آدھے جو تھے وہ تو دہاڑی دار مزدور تھے. یعنی دیر کے کچھ لوگ آئے تھے. تو میں نے تحقیق کی تو ان کو وہاں کے ایم پی اے نے پوچھا تھا کہ آپ کو ایک دن کی دہاڑی کتنی ملتی ہے, تو انہوں نے کہا 800,000 روپے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, یہ پیسے میں دیا کروں گا اور اسلام آباد کی سیر بھی کر لیں گے. اچھا, ان کو 3 دنوں کی ایڈوانس ادائیگی بھی ایک ایک کو کر دی گئی. وہ تو غریب لوگ تھے, ان کو دہاڑی مل رہی تھی اور کہا کہ کھانا بھی آپ کو کھلائیں گے. وہ چلے آئے یہاں پہ. 2-3 دن ان کے کچھ راستے میں لگے, اسلام آباد میں بھی کچھ ٹائم لگا, اور پھر وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنی دہاڑی لے لی. اس کا پی ٹی آئی سے یا سیاسی عمل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ممی ڈیڈی جسے کہا تھا ممی ڈیڈی برگر لوگ, اور جو پی ٹی آئی کی بڑی پہچان ہوتے تھے, وہ 126 دن کے دھرنے میں جو شام کو رونقیں ہوتی تھی, اس قسم کا کوئی کراؤڈ نہیں تھا؟ کیونکہ آپ کراؤڈ کے اندر ہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں سندیلا صاحب, کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی. ایک تو یہ کہ پنجاب سیاسی حوالے سے تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو پنجاب بہت بالغ نظر ہے. یعنی سندھ اور پنجاب کے اندر سیاسی بلوغت پختونخوا اور بلوچستان کی نسبت زیادہ ہے. یعنی وہ فوری طور پر سیاسی بہترین فیصلے کر سکتے ہیں. گو کہ بلوچستان اور پختونخوا میں تحریکیں بھی چلی, ترقی پسند تحریکیں بھی چلی, لیفٹ کی سیاست بھی بہت رہی, مذہبی سیاست بھی رہی, اور اس کے اچھے کارکن ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی پنجاب کی سیاسی بلوغت اچھی ہے. پنجاب نے جب دیکھا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے اور پی ٹی آئی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے, اور وہ تو پنجاب نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس سے الگ کر دیا. یعنی میں اس دھرنے میں تقریباً 4 بجے کے بعد پہنچا تھا, اور آدھی رات تک, اور یہ میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ اور صحافی بھی تھے. لیکن میں نے اس میں صرف مجھے ایک لڑکا ملا تھا, اور میں نے اس سے پشتو میں بات کرنے کی کوشش کی, تو اس نے کہا کہ پشتو نہیں آتی. تو میں نے کہا کہاں سے آئے ہو, تو کہتا ہے ادھر قریبی پنڈی میں گھر ہے. ٹھیک, یعنی وہ تو پنڈی سے ویسے بھی عام طور پر لوگ آتے ہیں. دو عمر رسیدہ افراد ہمیں ملے, تو میں سمجھا کہ یہ کئی دیر سوات سے آئے ہیں. تو جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کو بھی پشتو نہیں آ رہی تھی. تو پوچھا کہ کہاں سے آئے, کہتے کہ ہم میاوالی سے آئے ہیں. یہی 3 لوگ ہم نے نان پشتو سپیکنگ دے کے, باقی جتنے بھی تھے اے ٹو زیڈ وہ سب کے سب پشتون تھے. پنجاب نے اپنے آپ کو مکمل طور پر الگ کر دیا. نمبر 2, ایک اور بات کی نشاندہی کروں. یہ جو لوگ تھے جلوس میں, اس میں پڑھے لکھ کے یا سٹوڈنٹس یا ذرا بہتر ذہانت والے لوگ, وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے. یعنی جیسے کہ میں نے کہا, دہاڑی دار مزدور, کباڑ اکٹھا کرنے والے, افغان ریفیوجیز, اس طرح کے لوگ تھے. گویا پختونخوا کے پڑھے لکھے لوگوں نے یا سٹوڈنٹس نے بھی اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کیا ہے. پی ٹی آئی کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا کتنا ڈیمیج ہوا ہے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ انہوں نے تو اپنی سیاست کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. یعنی پنجاب تو مکمل طور پر الگ ہوا ہے, اور پختونخوا کے جو پڑھے لکھ کے طبقات تھے, جو سٹوڈنٹس تھے, جو تعلیم یافتہ لوگ تھے, وہ بھی دکھائی نہیں دیے. یہ بات آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ آنے والے بعد میں پتہ لگے گا کہ پی ٹی آئی نے کتنا نقصان کیا ہے. میں نے آپ کی ٹویٹ دیکھی تھی کہ 90% پٹھان اور 95% پٹھان, 90% آپ نے لفظ یوز کیا تھا ان پڑھ, اور کچھ اس قصہ کی تھی. تو ابھی آپ انفارمیشن بتا رہے ہیں, مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے جو ساتھی کولیگ ہیں متی اللہ جان صاحب, انہوں نے کچھ ٹویٹ کیا, انہوں نے کسی آدمی کو کھڑا کر کے انٹرویو کیا. کیا ریالٹی ہے وہ جو رینجر کے جو دوست, رینجر کے جو بھائی شہید ہوئے؟ دیکھیں
यहाँ पर जो 26 नंबर है, जब आप इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं मोटरवे से उतर कर, और ये चूंकि पेशावर साइड से जुलूस आ रहा था, तो ये बात तो कंफर्म है कि रेंजर्स के लोगों पर एक गाड़ी चढ़ाई गई, और ये बिल्कुल जरा आप 26 नंबर से थोड़ा सा आगे जाए, बिटवीन 26 नंबर और G13, यहाँ पर यह हादसा रूनुमा हुआ था। अब मती साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे तो उसके बारे में इल्म नहीं है, और मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी है, लेकिन जो जो एक या दो अमवात सिविलियन की हुई है, तो एक शख्स से तो मेरी बात हुई, तो उसने कहा कि मेरे अजीज थे और उनकी मौत की जिम्मेदार ये जुलूस के लोग थे। कहते कि मुझे तो किसी और पर शुबा नहीं है। तो मुझे यहां तक मालूमात है, और आज जो अमवात के हवाले से बात हुई, उस पे मैंने कुछ फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे। जी प्लीज उसके बारे में बताइएगा। अभी जनरल सेक्रेटरी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुलेमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा जी को 20 लोगों की अमवात हुई है, 8 लोग हमारे हैं, 12 कौन है हमें नहीं पता। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन इस बारे में सर मजीद? देखिए, बहुत से सहाफी दोस्तों ने इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू किया है, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आपने एक भी हॉस्पिटल का दौरा किया है, आप गए हैं वहां पे, कुछ इंफॉर्मेशन। देखिए, हमारा हमारा पेशा जो है सहाफत, उसमें फील्ड विजिट जो है वो बहुत अहम होता है। खा आपका पोस्टर बहुत ही ऊपर क्यों न चला जाए, लेकिन आपको मौके पर जाना पड़ता है। जब तक आप फिजिकली उसको नहीं देखेंगे, तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ सकते। आज मेरी तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन मैं पिम्स चला गया कि मैं जरा देखूं कि सूरत हाल क्या है। तो पिम्स के बैक साइड पे जो मुर्दाखाना है, मैं वहां गया, तो टोलियों में 2-3 लोग खड़े थे, मतलब एक टोली इधर, 2-4 लोग थे उधर, और इसी तरह। तो मैंने नोट किया कि ये ज्यादातर, ये तो तकरीबन तकरीबन सब के सब पुश्तून है, पुश्तो स्पीकिंग है। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। तो एक ग्रुप से मैंने कहा कि आप यहाँ क्यों? तो कहते हैं कि हमारा एक लाश हमारे अजीज की पड़ी है मुर्दा खाने में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? उन्होंने कहा कि हम कोहाट से हैं। तो मैंने कहा कि ये आपके अजीज जो हैं, ये कहाँ पे फौत हुए थे, और आप किसी पर करेंगे कोई कार्रवाई करेंगे, अदालती कार्रवाई? तो फिर बात उन्होंने इधर उधर कर दी। अब ताकि मुझे उस जो जो जिस लाश की बात कर रहे थे, तो उनका नाम भी मुझे नहीं बताया। फिर आगे मैंने एक और ग्रुप से बात कर ली, तो कम से कम यहाँ एक चीज कंफर्म हो गई, और वहां मुझे वो उनका ताल्लुक शांगला से था। जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर हमारे गांव के एक लड़के की लाश पड़ी है, और उसका भाई आया है, तो हम उसके साथ आए हैं। तो मैंने कहा कि इस लड़के का नाम क्या था? तो उन्होंने फौरन कहा कि तारिक नाम था। मैंने कहा कि ये क्या करता है? तो उन्होंने कहा कि G11 में कोई तंदूर चला रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा कि इनको कहाँ पे गोली लगी? तो उन्होंने कहा कि 26 नंबर पे इनको गोली लगी थी। अब 26 नंबर पर तो गोली का वाकया नहीं हुआ, बल्कि वहां पर तो एक्सीडेंट या गाड़ी चढ़ाने के वाकयात हुए। अलबत्ता अलबत्ता एक बात सामने आई थी कि वो जो मौत था, जो हजूम था, और वो इस्लामाबाद पुलिस ने भी कहा, वो दूसरे इदारों ने भी कहा, मीडिया ने भी किसी हद तक रिपोर्ट किया कि वहां से गोली चलाई गई। यानी हुजूम पर तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने या रेंजर्स ने या पुलिस ने, किसी ने गोली नहीं चलाई थी। तो वहां पर अगर उसकी शहादत हुई है, तो फिर किसके हाथों हुई है? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं, आपने अस्पताल जाकर प्रैक्टिकली चेक। चले जरा ये बताइए कि बुशरा बीबी और गंडापुर कहाँ गायब हो गए? बुशरा बीबी तो हलफ ले रही थी बार बार वर्करों से कि मैं आखिरी होंगी, अकेली होंगी, खान को लेके जाऊंगी। तो फिर बुशरा बीबी किधर चली गई और क्या हुआ? क्या ये स्टोरी क्या है एंड ऑफ डे पे? इतना बड़ा हजूम अगर आ गया था, तो फिर बुशरा बीबी ने क्यों फैसला किया छोड़कर जाने का सब कुछ?
परवेज भाई कुछ चीजें अब एक और एंगल से सामने आने लगी है जी। रात जब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर शाम के वक्त अपने कंटेनर में थे और मैं कुछ सहाफियों के साथ इस हुजूम में फिर रहा था, हम कुछ लोगों को इंटरव्यूज कर रहे थे, उनसे सवालात पूछ रहे थे, तो एक तो उन लोगों ने कहा, यानी हमारे एक दोस्त ने चंद लोगों के लिए ये भट्टे खरीदे, 6-7 लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था और सर्दी भी बहुत बढ़ रही थी, आंसू गैस शेलिंग भी हो रही थी। तो मैंने साथियों से कहा कि भाई ये जो सूरत हाल है और ये इन लोगों का जो जहनी लेवल है, जो सतह है, तो ये तो इन बेचारों को तो कुछ पता भी नहीं है, तो कहीं ऐसा न हो कि ऐसी दीवानगी जो होती है वो अक्सर अपने लोगों की तरफ मुड़ती है। तो मैंने कहा कि खुदा नख्वास्ता कोई वाकया रूनुमा न हो जाए, यहाँ पे बुशरा साहिबा बेटी है, गंडापुर साहब बेटे हैं और भी, हालांकि पीटीआई की दूसरी क़यादत भाग गई थी, वो नहीं थे, अलबत्ता उमर अयूब मौजूद थे। शेर अफजल ने तकरीर की चंद मिनट तक लोगों को गरमाया और फिर वहां से निकल गए। पीटीआई की क़यादत न असद कैसर थे, न शाहराम तरकाई थे, न शिबली फराज थे, कोई एक भी नहीं था। लेकिन गंडापुर और बुशरा साहिबा कंटेनर के अंदर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि यार ये लोग इतने समझदार नहीं है और ये तो जो हालात हैं जो इनके लिए ज्यादा फेवरेबल भी नहीं है, सर्दी है, भूख है, घरों से भी आए, रात का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, इनको समझ भी नहीं है, तो कहीं ऐसा न हो कि नफ्सियाती तौर पर ये रिएक्ट करे और अपने लोगों की तरफ, क्योंकि इनका तो इतना ज़हनी लेवल है नहीं। ये बात मैंने कर ली और हम वहां से कुछ देर बाद एक मीडिया हाउस में मुझे जाना था, तो मैं वहां चला गया। जब वहां मैं चला गया और एक प्रोग्राम में शिरकत की, बाहर निकला तो पीटीआई के एक रहनुमा की कॉल आई, तो मैंने उन्हें बताया कि आप एक काम बराए करम कर ले कि बुशरा साहिबा और गंडापुर साहब को यहाँ से निकाल दे, ये खतरनाक होता जा रहा है। तो खैर मेरी बात को वो किसी हद तक समझ गए। फिर मैंने इस पे ट्वीट भी किया बाद में। तो सूरत हाल ये हो गई थी कि ये मॉब जो था, ये हुजूम, ये बुशरा बीबी और गंडापुर के कंटेनर की तरफ बढ़ने लगा और गंडापुर से कहा कि आप फौरन ये जो डी चौक में बिल्कुल कौमी असेंबली के सामने जो कंटेनर है, और वहां से आगे तो कोई नहीं जाता, वहां पीछे प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, कौमी असेंबली है, सुप्रीम कोर्ट है, फॉरेन ऑफिस है, यानी वो तो बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़े और हम ये कंटेनर भी गिरा देते हैं। तो यहाँ पर गंडापुर और बुशरा बीबी को समझ आ गई कि ये तो अब हमारे हाथ से मामला निकल गया है और हम खुद फंसते जा रहे हैं। इस दौरान गंडापुर कंटेनर से बाहर आए तो गंडापुर पर हमला करने की भी कोशिश की गई। आपने वो वीडियो देखी होगी? देखी है जी, देखी। खैर गंडापुर साहब ने तो अपनी जान छुड़वाई और कंटेनर के अंदर गए। तो उन्होंने, ये मैं कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीजें आपको बता रहा हूं, वो जब अंदर गए तो उन्होंने बुशरा बीबी से कहा कि बीबी मैं तो महसूस कर रहा हूं कि ये मामलात हमारे हाथ से भी निकल रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि हमारे। तो बुशरा बीबी खुद भी बहुत परेशान हो गई। इस दौरान उमर अयूब ने एक आला ओहदेदार से राब्ता किया, सरकारी ओहदेदार से, और उन्हें कहा कि यहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन बाहर तो ये लोग खड़े हैं। फिर थोड़ी देर बाद रेंजर्स आए और कंटेनर के आसपास रेंजर ने तकरीबन घेरा डाल दिया ताकि ये लोग निकल आए, क्योंकि गंडापुर के साथ तो ये हो चुका था। और इस चूंकि उस वक्त अंधेरा था और लाइट्स भी बंद कर दिए गए थे, तो इस अंधेरे में गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों निकल गए। और जैसे ही निकल गए और पीछे की तरफ गए तो एक गाड़ी खड़ी थी, ये पीटीआई के एक रहनुमा की गाड़ी थी, और उसी गाड़ी में बैठ गए और G8 आए और G8 11:57 पर बुशरा बीबी ने उस गाड़ी को चेंज भी किया है, दूसरी गाड़ी में बैठ गई। और फिर यहां से गंडापुर साहब, यानी अगर रेंजर्स मदद न करते
उनको रास्ता न देते तो ये तो खुद फंस चुके थे। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है कि अब ये चीज पीटीआई की तरफ पलटने लगी है। आप ये बात ठीक कर रहे हैं कि उन्होंने व्हाइट कलर की गाड़ी चेंज की है और उस गाड़ी में वो वहां से निकली हैं, और अगर सिक्योरिटी के अदारे उनकी मदद ना करते तो बुशरा बीबी जो गंडापुर साहब है उनको तो वो पीछे से धमकियां लगाते आ रहे थे, ना वॉशरूम जाने दे रहे थे, ना नमाज पढ़ने दे रहे थे, और ये उस तरफ जाता। और असल अलार्मिंग ये है कि आने वाले वक्त में क्या होगा अगर वहां से उनको फिर दोबारा आप लेके आएंगे और आकर ऐसा ही कुछ ही करेंगे। ज़ाहिर है आगे यहाँ पे हमले तो नहीं कर सकते, तो ये बड़ा अलार्मिंग होगा। अब क्या होगा, आगे क्या नजर आ रहा है सर? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, आखिरी सवाल है मैं कर, अब आगे क्या देख रहे हैं, आगे होगा क्या? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, पार्टी वाले, वो बुशरा बीबी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और बुशरा बीबी अगर इस तरह अपना रूल एंड रेगुलेशन चलाएंगी, अपने कायदे से चलाएंगी, तो पार्टी जाएगी किस तरफ? देखिए, पंजाब तकरीबन अलग हो चुका। पुख्तनख्वा में जो मैं समझ रहा हूं, तो अगर इलेक्शन हो जाए तो मकबूलियत के हवाले से चौंका देने वाले मामलात सामने आएंगे। मैं अच्छा, समझता हूं कि मकबूलियत का लेवल वो नहीं रहा है अब। और बुशरा बीबी पाक पटन से आकर पुख्तूनों की क़यादत कर रही है, तो आर्जी तौर पर एक जज्बाती फजा है, उनको फिलहाल तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन इस मुआशरे के डायनेमिक्स और यहाँ की साइकी और यहाँ की तारीख को अगर कोई जानता हो तो ये पायदार हिरगिज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक बम बनता जा रहा है पीटीआई का, गैर संजीदा और नासमझ वर्कर, तो बुशरा बीबी के लिए पुख्तनख्वा में नहीं रहना चाहिए। फिलहाल उन्हें फौरी तौर पर लाहौर शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इन कारकुनों का जो कारकुन सामने आए और जो जुलूस में देखे गए वो बहुत एम्बेलेंस है। उन पे कोई एतबार नहीं किया जा सकता। अचानक खुदा न ख्वास्ता कुछ भी हो सकता है, और कल रात हो भी रहा था। ये तो शुक्र है कि वो दोनों बर वक्त निकल गए, वरना रात 1-2 बजे या 3 बजे तक सूरत हाल जाती तो फिर, और मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। इमरान खान ने उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची सतह पर लेकर गए हैं और कहा कि बाहर पैसा पड़ा है और अरबों रुपए हैं और वो लाऊंगा और यही करूंगा और आधे कर्ज उतारूंगा। ये सारे एग्जेजरेटेड मुबालिगा आमेज बातें हैं, और वो लोग समझे कि ये तो बिल्कुल सही है, ये अगर हम गरीब है तो ये हुआ है। अब उनको तो समझ है नहीं। अब अगर इमरान खान कल रहा हो और वो निकल आए, फर्ज करे ये इमरान खान से कहेंगे कि ये करे, हमें वो बाहर से पैसा ला के दे, और जाहिर है इसका जवाब इमरान खान के पास क्या होगा। तो जो रिएक्शन बिल्ड हो रहा है संदेला साहब, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से बता रहा हूं, मैं पुख्तून सोसाइटी के डायनेमिक्स को जाहिर है थोड़ा बहुत जानता हूं। ये चीज जो रद्द अमल उभर रही है ये इंतहाई खौफनाक होगा। हमाद साहब ये बता रहे हैं कि अगर इसको हैंडल ना किया गया अच्छे तरीके से, तो जो इमरान खान साहब एक्सेप्टेशन, जी आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा चले इसी को एक जोड़ कर लें और बता दें, मुझे ये भी बता दें कि अभी ये जी प्लीज कंटिन्यू। ये रद्द अमल जो उभर रहा है और इमरान खान ने उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर के लेवल पे रख दिए हैं और वो हकाइक उससे मुख्तलिफ है, तो ये रद्द अमल जो है ये कहीं ऐसा न हो कि ये इमरान खान की तरफ मुड़े। इस हवाले से पीटीआई को भी संजीदा होना चाहिए और रियासती सतह पर भी इकदाम करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब इस नाकामी के बाद इमरान खान का फ्यूचर क्या है जेल में सर? इमरान खान को जितना नुकसान इस एहतजाज ने पहुंचाया आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये लोग आए और ये भगा भी दिए गए। ये वो कफन पहने हुए थे ना, वो तो फिर कैमरों के सामने अदाकारी होती है लड़कियों की और जज्बाती फजा बनाते हैं। हकाइक उससे बिल्कुल मुतजाद होते हैं। कफन पहने हुए थे और कफन पोश जलूस और ये और वो, लेकिन वही कफनों वाले रात हमने देखे कि वो किस तरह ब्लू एरिया के से उतर कर छोटे छोटे रोडों पर और
कि फुटपाथों पर भागते रहे, यानी वो कफन पोश जुलूस फिर किधर था? अगर आपने कफन पहने हुए थे तो फिर डट भी जाना चाहिए। और सियासी कारकुनों की तारीख है यही, पीपल्स पार्टी वालों पीपल्स पार्टी वाले कारकुन जो थे जियाले, वो जिया के मार्शल्ला के सामने ऐसे डट गए थे कि वो चौकों पे आकर अपने आप पर तेल उंडेल देते और अपने आप को आग लगाकर खुदसोजी करते। एएनपी की बड़ी तारीख है, 30-30 साल तक उन्होंने कैदोबंद काटी है उन कारकुनों ने, और वो झुके नहीं है, वो पीछे हटे नहीं है। तो ये तो सियासी तारीख तो ऐसी बनती है। और ये कफन पहने हुए तस्वीरें उतरवा रहे थे, और फिर जब एक दो गोलियां चली और एक दो आंसू गैस के शेल फेंके गए तो फिर कोई नहीं था। फिर हमने देखा कि चंद दिन के अंदर अंदर वो अपनी गाड़ियां तक छोड़ गए थे और ब्लू एरिया खाली पड़ा था। तो इन पे एतमाद पहले पीटीआई को नहीं करना चाहिए, बाकी तो छोड़े, ये एक बम बनता जा रहा है और इसके हवाले से बहुत संजीदा होना चाहिए। इमरान खान को इससे कोई फायदा नहीं होगा, इमरान खान को छुड़वाने ये आए थे, लेकिन आज 9 मई के हवाले से 8 जमानतें उनकी मनसूख हो गई है। जी जी। तो इमरान खान को तो इन्होंने पक्का पक्का जेल में डाल दिया, यानी अगर थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। और संदेला साहब, हम तो जमहूरी आजादियों और आईन कानून की बालादस्ती के हामी साहबी हैं। जब पीटीआई पर पाबंदी का मामला सामने आया या इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट का मामला सामने आया, तो सियासी वर्करों, सियासी लीडरशिप ने भी कोशिशें की कि ऐसा न हो जाए। और हम जैसे सहाफियों ने भी ये कोशिश की कि कम से कम पार्टी पर पाबंदी न लगाए। इसके ये तजुर्बा कभी कामयाब नहीं रहा है। और इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में न ले जाए, सिविल अदालतों में उनका ट्रायल करे और कोशिश करे कि उनके लिए आसानियां पैदा हो। यानी हम जो कोशिशें कर रहे थे, जो उनकी आसानी के लिए, जमहूरी अमल को रवा दवा रखने के लिए, उन तमाम कोशिशों पर इस हुजूम ने पानी फेर दिया और उसे बर्बाद करके रख दिया। अब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी, उसका भी इम्कान हो सकता है और पीटीआई पर पाबंदी के इम्कान भी हो सकता है। यानी जो कोशिशें हम लोग करते रहे, उन कोशिशों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल ठीक है। पानी फेरने वाले उनके अपने हैं, घर के हैं, कोई बाहर से नहीं है। उनकी पार्टी है, उनकी ज़ौजा मोहतरमा है। अल्लाह ताला की ज़ात उनको हिदायत दे। आखिरी सवाल, इन तमाम तर हालात के बावजूद पाकिस्तान का एक दरीना दोस्त, बेलारूस के सदर, जो कि पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनका तल्लक है, और मेरी जो इतला थी, जो मैंने 2 दिन पहले बताया था कि उन्होंने अपनी वजारत खारजा से रिक्वेस्ट की है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहते हैं। जाहिर है वो हुकूमत का बाकायदा हिस्सा, हुकूमत उनकी है, लेकिन वो इस तरह सर्व नहीं कर रहे हुकूमत में। तो ये बात भी ठीक हुई और आज वो उनसे मिले भी हैं। शहबाज शरीफ साहब का दौरे को लेके चलना जब इस्लामाबाद पर इस तरह एक हजूम था, इसको कैसे लेते हैं और पाकिस्तान के लिए कितना पॉजिटिव लेते हैं? इन हालात के बावजूद दौरा कैंसिल नहीं हुआ, हालांकि माजी में इमरान खान साहब दौरा कैंसिल करवा चुके हैं चाइना के सदर का। देखिए, कल वाले वाकये से एक मैसेज तो गया, क्योंकि ये लोग तो धरने के आदी थे और वो 2014 का धरना था। राहील शरीफ और शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम और फिर बाद में बाजवा और फैज हमीद, तो वो तो उसके आदी थे। उन्होंने तो एक और एंगल देखा नहीं था और वो एंगल उन्हें दिखाया गया कि आप अपने हद में रहे। अब पीटीआई के ज़ाहिर उनके असाब तो टूट चुके। एक तो उन्हें शर्मिंदगी भी है कि वो आए थे कि हम इमरान खान को छुड़वा कर ले जाएंगे। बुशरा बीबी ने कहा कि मैं आखिर तक बैठूंगी, और आखिर तक बैठने का दावा करने वाली खातून सबसे पहले निकल गई थी। यानी मैं वहां पे मौजूद था, वो हुजूम अभी हटा नहीं था और पता चला कि बुशरा बीबी निकल गई है। तो सबसे आखिर तक बैठने वाली खातून जो दावा कर रही थी, वो सबसे पहले निकल गई। यहां से आप अंदाजा लगा ले कि इनके आसाब क्या होंगे। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करेंगे, शोर मचाएंगे, तस्वीरें उतरवाएंगे, जज्बाती बातें करेंगे। अमली तौर पर पीटीआई मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुकी।
दूसरे बेलारूस के सदर के हवाले से आपने बात की, तो देखिए मियां नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बेलारूस के सदर जो 70 रुकनी वफ्द के साथ आए हैं, वो ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात जरूरी है, और फिर मरी में मुलाकात हुई भी। तो इससे कुछ चीजें यानी कुछ ऑप्टिक्स जाहिर हो रहे हैं। एक तो ये कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और संजीदा तबकात और इदारे वो सिर्फ मुल्क के हवाले से काम कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि ये लोग शोर मचाते हैं ये, और उनको कॉन्फिडेंस भी है कि ये अगर हद से ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो फिर हम उनके साथ ये करेंगे जो रात किया था। ये बात तो कंफर्म हो गई कि अगर वो आइंदा ऐसी कोशिश करेंगे तो इससे ज्यादा सख्त रद्द अमल भी देंगे उनको, और रहे मुल्क के मामलात तो उसको फिर आगे बढ़ाएंगे और वो चलता रहेगा, और चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये बात साबित हुई है कि अब इस किस्म का जो धरना है, इस किस्म की जो साजिशें हैं या इस तरह से ब्लैकमेल स्टेट नहीं होगी, अपने उनके मामलात चलते रहेंगे। और ये सदर का जो दौरा है कंप्लीट होना 70 रुकनी के साथ, ये इसकी एक वाज़िया मिसाल है। अल्लाह ताला की ज़ात सर आपको एक तो सेहत कामला अता फरमाए, और जिस तरह की आप सहाफत करते हैं, जिस तरह आपने फील्ड में जाके की, मेरे ख्याल में यही वो सहाफत का खूबसूरत चेहरा है। और हमारे नए आने वाले मेरी तरह के बहुत सारे लोगों को ये आपसे सीखना भी चाहिए, आप उस्ताद भी हैं। सलामत रहें सर, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, और अपनी सेहत का ख्याल रखें सर। थैंक यू। थैंक यू। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना, तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को साबित किया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहने के अहल नहीं हैं, और जो इमरान प्रोजेक्ट है उस पर अमल किया जा सके। इमरान खान और साबिक एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 अहम तरीन जो रहनुमा थे, जिनके मफादात